तो चलिए सॉल्व करते हैं गेट एक्सी 2020 के मैथ्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। प्लेयर्स ए एंड बी टेक टर्न्स टू थ्रो अ फेयर डाई विथ 6 फेसेस। इफ ए इज द फर्स्ट प्लेयर टू थ्रो, then the probability of B being the first one to get a 6 is what? ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया था, NAT क्वेश्चन है। सो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा सरल है अगर आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हो। यहाँ पर एक गेम चल रही है जहाँ पर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी थ्रो करेंगे डाई को। तो ये जो डाई थ्रो करने की प्रोसेस है वो ऑल्टरनेट है। अगर ए ने शुरुआत की है पहले, फिर उसके बाद बी डाई को थ्रो करेगा, उसके बाद फिर से ए डाई को थ्रो करेगा, फिर बी डाई को थ्रो करेगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा। एंड दे नीड, इफ ए इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू थ्रो, then the probability of B being the first one to get a 6. Okay, तो सबसे पहला पॉइंट, probability of getting a 6 when you throw a die. Probability of getting a 6 when you throw a die is 1 by 6, and probability of not getting a 6, probability of not getting a 6 when you throw a die is 5 by 6. अब सिनेरियो बना लेते हैं कौन कौन से केसेस हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। सो केस नंबर वन, ए ने डाई को थ्रो किया बट ए को 6 नहीं मिला। उसके बाद बी ने डाई को थ्रो किया और बी को 6 मिल गया। इज इट सेटिस्फाइंग अवर क्राइटेरिया? ए वॉज द फर्स्ट प्लेयर हु स्टार्टेड द गेम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग द फर्स्ट वन टू गेट अ 6। यस, ये हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करवा रहा है दैट द प्लेयर ए इज नॉट गेटिंग 6 एंड प्लेयर बी इज गेटिंग 6। दोनों मिल करके हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करवाएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गेटिंग अ 6 इज 5 by 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग अ 6 इज 1 by 6। क्योंकि ए एंड बी आपस में इंडिपेंडेंट है इसलिए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन में जा सकता है। दिस वाज केस 1। और जनरली जब ये गेट क्वेश्चन के सोल्यूशन में डिस्कस कर रहा था तो काफ़ी स्टूडेंट ने यही आंसर यहाँ पर पुट कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। ये तो केस 1 है ना, इसके अलावा भी तो केस हो सकते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि प्लेयर बी को 6 नहीं मिला तो क्या होगा सर? ऐसा भी तो हो सकता है ना दैट ए ने स्टार्ट किया गेम, ए ने डाई को रोल किया और ए को 6 नहीं मिला। फिर बी ने डाई को रोल किया, बी को भी 6 नहीं मिला। फिर ए ने दोबारा डाई को रोल किया, ए को फिर 6 नहीं मिला, बट फिर बी ने जब ट्राई किया तो बी को 6 मिल गया। इज इट सेटिस्फाइंग अवर क्राइटेरिया दैट इफ ए इज द फर्स्ट प्लेयर टू थ्रो द डाई देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग द फर्स्ट वन टू गेट अ 6? यस, इट इज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया। इसके लिए केस 2 वैलिड था, ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए था। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में A is not getting 6, सेकेंड अटैम्प्ट में B is getting not getting 6, फिर A is not getting 6 and B is getting 6। आपस में इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगा एंड व्हाट यू विल गेट इज 5 by 6 इंटू 5 by 6 इंटू 5 by 6 इंटू 1 by 6। वैसे ही आप केस 3 भी बना सकते थे। फिर केस 3 क्या होगा? केस 3 वुड बी A को 6 नहीं मिल रहा, B को भी 6 नहीं मिल रहा एंड A को 6 दोबारा नहीं मिल रहा। सिमिलरली बी को 6 दोबारा नहीं मिल रहा, फिर ए को भी 6 नहीं मिला, उसके बाद बी को 6 मिल गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी इट वुड बी 5 by 6 द होल पावर 1 2 3 4 5 इंटू बी को 6 मिल रहा है, दैट इज ओनली वन केस, सो 1 by 6। अब ये सारे केसेस को ऐड करोगे तब जा करके आप प्रोबेबिलिटी का आंसर बता पाओगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं, केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे डॉट 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 आप बना सकते हो। अ लॉट ऑफ केसेस आर देयर। सो फाइनली आई कैन से द प्रोबेबिलिटी इज केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो केस 1 के हिसाब से आंसर था 5 by 6 इंटू 1 by 6। केस 2 के हिसाब से आंसर था 5 by 6 द होल पावर 3 इंटू 1 by 6। केस 3 के हिसाब से आंसर था 5 by 6 दी होल पावर 5 इंटू 1 by 6 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पीछे जा करके देख सकते हो। यस, एवरीथिंग इज मैचिंग। चलिए अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें? ये तो इनफाइनाइट सीरीज हो गया, इनफाइनाइट टर्म्स ऐड हो रहे हैं। हाउ टू सॉल्व दिस? दिस इज नॉट एनी कॉमन सीरीज, दिस इज अ स्पेशल सीरीज। अगर आप 5 by 6 इंटू 1 by 6 को बाहर निकालते हो तो फिर आपको ब्रैकेट में मिलता है 1 प्लस 5 by 6 दी होल स्क्वायर प्लस 5 by 6 दी होल पावर 4 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स। सो यस, दिस इज इनफाइनाइट जीपी सीरीज।
ये जो ब्रैकेट में बचा है दैट इज़ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो है 5/6 दी होल स्क्वायर. So as per the concepts of summation of infinite GP series, S subscript infinity is a upon 1 minus r, a की वैल्यू 1 हो गई, कॉमन रेशियो हो गया 5/6 दी होल स्क्वायर. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस 25/36. ओके, तो ये वाली वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करवानी है इसके साथ टू गेट द फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर इज 5/36 इंटू 1/36 minus 25 upon 36. तो ये 36 कैंसिल, 5/11 इज द आंसर. NAT क्वेश्चन था तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना चाहिए राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस. सो 0.45 इज द आंसर. 0.45 इज द आंसर. तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, है ना. अच्छे से नोट करना सोल्यूशन. I hope you liked the video. All these concepts, tricks and techniques are important for GATE examination because in GATE examination you have to solve more question in less time. All these techniques, tricks and concepts you will find in my engineering mathematics notes. So if you want to buy the notes, the contact and the email ID are on the screens now. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. दिस इज श्रेनिक जैन. पीस आउट. तो चलिए सॉल्व करते हैं गेट एक्सी मैथ्स 2020 क्वेश्चन. ये रहा अगला प्रश्न. लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज ए, देन इट इज नेसेसरी दैट ऑप्शन A is the identity matrix or the zero matrix, या फिर ऑप्शन B the determinant of a to the power 4 is either 0 or 1, या फिर ऑप्शन C the rank of a is 3, या फिर ऑप्शन D a has one imaginary eigen value. तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना पड़ेगा एक एक चीज़, क्योंकि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है. लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज ए. वैसे अगर आपको नाम पता होगा दिस इज़ स्पेशल टाइप, दिस इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना. ये नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं है. जब अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ए स्क्वायर इज ए, तो हम इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की काफ़ी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी हमारी क्लासेस में. चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं क्या ऑप्शन ए करेक्ट है. ए इज़ दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दी ज़ीरो मैट्रिक्स. वैसे तो करेक्ट है. अगर आप एक मैट्रिक्स को 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हो, या फिर अगर एक मैट्रिक्स को आप ज़ीरो मैट्रिक्स लेते हो, 3x3 साइज चल रहा है फिलहाल, तो फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आता है ना. बट यहाँ पर वो कह रहे हैं इट इज़ नेसेसरी दैट. तो हमको नेसेसरी नहीं कहना चाहिए कि कंपलसरी नहीं है कि ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स ही बनना चाहिए टू मेक श्योर ए स्क्वायर ए हो जाए. ठीक है, कंपलसरी नहीं है. ये दोनों सेटिस्फाई करवाएंगे, दिस आर वन ऑफ द केसेस. ठीक है, बट कंपलसरी नहीं है. हेंस ऑप्शन ए गलत है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. 2x2 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना. मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0. तो क्या ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं आ रहा. ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है ना इन दिस केस ऑल्सो. एंड हेंस ये तो ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है. स्टिल ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है. दिस इज़ दी रीजनिंग. क्यों कंपलसरी नहीं है दैट ए शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और अ ज़ीरो मैट्रिक्स टू मेक श्योर ए स्क्वायर इज ए. कंपलसरी नहीं है. ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया. ए ऑप्शन तो गलत हो गया. सो लेट मी क्रॉस दिस ऑप्शन. लेट अस चेक द नेक्स्ट ऑप्शन. द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 इज आइदर 0 और 1. ये सोचने वाली बात है. ये सोचने वाली बात है. वो कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 इज आइदर 0 और 1. ओके, अगर ये प्रूफ करना है तो हमें बात करना पड़ेगा इक्वेशन के साथ ए स्क्वायर इज ए से बात करना पड़ेगा. लेट अस टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ दी साइड. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कैन बी सेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, ऐसे कैंसिल मत कर देना. मैथ्स में ये अलाउड नहीं है टू कैंसिल डायरेक्टली, क्योंकि पता नहीं अगर जीरो हो गया तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. हेंस वी हैव टू रीअरेंज. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
ये वाले राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकाला जा सकता है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इज देयर इन द ब्रैकेट। सो एक तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0 विच मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल करके आ रही है, एक तो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दूसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। बट ये तो बात हो गई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के लिए, हमें तो चेक करना था ए टू द पावर 4 के लिए क्या बातें हैं। सो इन दैट केस व्हाट इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, ये स्क्वायर करने से अच्छा लेट अस प्री मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑन बोथ दी साइड। तो प्री मल्टीप्लाई किया है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑन बोथ दी साइड। So in that case I can say a to the power 4 in the left hand side is equal to a cube in the right hand side. But wait a second, ये a square into a जब मैं देख रहा था a क्यूब कहने से बेटर क्या मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर की तो वैल्यू a के बराबर है, अगर a स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर है कैन दिस बी रिटन एज a एंड a into a it would be a स्क्वायर, बट a स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर है, सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू a एंड इफ़ yes तो फिर कंक्लूजन देखना a टू द पावर 4 इज इक्वल टू a। अब अगर कोई कहता है डिटर्मिनेंट निकालिए, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4 इज बेसिकली इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यहाँ पर ही हमने किया था, ये देखो जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट ऑफ a और आंसर क्या आया है, ठीक है, द आंसर इज 0 और 1। तो बिल्कुल से ये जो कंडीशन उन्होंने दिया था दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4 इज 0 और 1, ये तो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, बट हमें बाकी भी प्रूव करना है सी और डी गलत है या नहीं। सो लेट अस चेक द रैंक ऑफ ए इज 3। अब देखो यहीं पर आपने बता दिया अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिपोटेंट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका रैंक जो है वो 3 है, बट अगर एक जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, इसका तो रैंक 3 नहीं है, इसका तो रैंक 0 है, हेंस ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज़ 3 नेसेसरी नहीं है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ए हैज़ 1 इमेजिनरी आइगन वैल्यू। अब ये वाली जो बात है 1 इमेजिनरी आइगन वैल्यू, ये भी गलत है। ऐसा क्यों, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ESC 2020 में भी आया था, सो इट्स गुड कि आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, आइगन वैल्यू पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वो कह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी केले हैमिल्टन थियरम आई कैन से ए कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज लैम्डा, देयरफॉर ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। रीअरेंज कीजिएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज 0 आ गया, लैम्डा को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो केस हो गए, लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो गया, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा माइनस 1 इज 0 विच मीन्स लैम्डा इज 1। तो 0 या 1 दिस आर दी आइगन वैल्यूज़, बट कहीं पर भी इमेजिनरी आइगन वैल्यू तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इमेजिनरी आइगन वैल्यूज़ नहीं है इसका मतलब ऑप्शन डी गलत है, सिंपल। सो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ऑप्शन बी। तो मैंने पूरा यहाँ पर डिटेलिंग किया है, ऑप्शन ए गलत क्यों है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन, ये बात कहना थोड़ा गलत है, ठीक है। वन ऑफ दी सोल्यूशन इज़ गुड, नेसेसरी कंपल्शन नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन ए उस हिसाब से गलत था। ऑप्शन बी तो सही था, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए से ही पता चल गया कि वो गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत है, इमेजिनरी आइगन वैल्यू नहीं था, देवर रियल आइगन वैल्यूज। चलिए, सो मुझे लगता है आपको सोल्यूशन समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं गेट XC 2020 मैथ्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस t where t is greater than equal to 0, otherwise this density function is 0 when t is less than 0। यहाँ पर वो कह रहे हैं लेट 0 इज लेस देन a वेर a इज लेस देन b, देन द प्रोबेबिलिटी p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू b ओवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इज व्हाट। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। सो वीडियो को पॉज करें, यहाँ पर एक बार खुद से ट्राई करें और फिर सोल्यूशन को देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, लेट अस सी दी सोल्यूशन। सबसे पहले इस टर्म को आप समझिए, ये जो टर्म आपको फाइंड करना है ना, p ऑफ x is less than equal to b over x is greater than equal to a, this is of the form probability of a over b,
आपने पढ़ा है बेसिक्स में, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थियरम। पी ऑफ ए ओवर बी को हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। बस इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में टू सिंप्लीफाई दी थिंग्स। तो हम कह सकते हैं ये चीज़ बराबर हो जाएगी पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए अपॉन पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब यहाँ पर नोट करना, ऊपर वाला जो पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं जो वेरिएबल x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। कंबाइन कर दिया मैंने और कुछ नहीं, डिवाइड बाई p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। चलो ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ सकते हैं। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू इंटीग्रेट अंडर द डेंसिटी फंक्शन। एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर दी डेंसिटी फंक्शन। सो यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन है व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इस प्रकार चलता है, बट लेस देन 0 पर इस प्रकार चलता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि वो अगर हमको रेंज दे रहे हैं ए टू बी और वो कह रहे हैं ना दैट ए एंड बी आर ग्रेटर देन 0, तो नीचे वाला पार्ट तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट क्या है, व्हेन टी इज़ लेस देन 0। ठीक है, बट हमारा जो टाइम है वो तो कह रहे ग्रेटर देन 0 है ए एंड बी, तो फिर हमको डेंसिटी फंक्शन का भी 0 नहीं मिलेगा, हमको एक्सपोनेंशियल का ही इस्तेमाल करना है। सो व्हाट वी विल से हियर इज, वी विल से इंटीग्रल ए टू बी अगर हम जा रहे हैं तो हमारा डेंसिटी फंक्शन होगा e टू द पावर माइनस टी डी टी, और नीचे x ग्रेटर देन इक्वल टू ए का अर्थ होता है a से शुरुआत हो रही है और पता नहीं कहाँ पर जाना है, सो इनफाइनाइट। ठीक है, अगेन डेंसिटी फंक्शन e टू द पावर माइनस टी डी टी होगा। बस आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट अस सॉल्व। इंटीग्रल e टू द पावर माइनस टी इज e टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1। अपर लिमिट हमारे पास b है, लोअर लिमिट a है। डिनोमिनेटर में भी इंटीग्रल e टू द पावर माइनस टी था, सो e टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 इज द आंसर। अपर लिमिट यहाँ पर इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट a है। ठीक है, -1 ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर e टू द पावर माइनस बी माइनस e टू द पावर माइनस a अपॉन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस a। सो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको नोट कीजिएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी विच इज़ 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज़ 0। ये तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, इसका आंसर 0 हो गया। अब बाकी तो बचा है ना, बाकी बचे हुए को तो सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई तो करना है। सो आई विल टेक दैट माइनस, ये 0 हो गया ना टर्म, सो 0 माइनस दिस थिंग, तो ये माइनस को ऊपर लेते हैं तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस a माइनस e टू द पावर माइनस b एंड डिवाइड बाई e टू द पावर माइनस a। सो 1 माइनस e टू द पावर माइनस, आई कैन सी कि ये बन जाएगा b माइनस a। ठीक है, इस हिसाब से आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है दी फाइनल आंसर इज डिपेंडिंग ऑन b माइनस ए फैक्टर, b माइनस ए फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। यस, ऑप्शन ए इज़ राइट। तो मुझे लगता है आपको ये सोल्यूशन समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल किया गया क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल एक कंटिन्यूस नेचर का था। ठीक है, t इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ अ कंटिन्यूस नेचर, इसके लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया, इंटीग्रल अंडर दी इंटीग्रल ऑफ द डेंसिटी फंक्शन या एरिया अंडर दी PDF कर आप कह सकते हो। और क्योंकि हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर a एंड b ग्रेटर देन 0 है, तो डेंसिटी फंक्शन हमेशा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट रहेगा, 0 नहीं होगा, तो वो सब्स्टिट्यूट किया हमने। फिर बाद में सिंप्लीफाई किया, एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते करते फाइनल आंसर तक आ गए। एंड येस, ऑप्शन ए इज़ राइट। I hope you liked the video. All these concepts, tricks and techniques are important for GATE examination because in GATE examination you have to solve more question in less time. All these techniques, tricks and concepts you will find in my engineering mathematics notes. So if you want to buy the notes, the contact and the email ID are on the screens now. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज श्रेनिक जैन, पीस आउट। तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2020 के मैथ्स क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलस चैप्टर से है। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f of x, y इज इक्वल टू x square by 2 प्लस y to the power 4 by 4 माइनस y square by 2 हैज़ लोकल मिनिमा इज। तो आपको बताना है नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमा। ओके, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है,
दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टू वेरिएबल मैक्सिमा मिनिमा। तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा स्टेप नंबर 1 इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई टू द पावर 4/4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पर आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालना है एट द फर्स्ट स्टेप। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमको सबसे पहला स्टेप करना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन partially with respect to x and equating it to 0. Similarly, differentiating the function with respect to y partially and equating it to 0. तो जैसे मैंने x के साथ डिफरेंशिएट किया और इक्वेट किया 0 के साथ, आई एम गेटिंग 2x/2। देखो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, सो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। सो 2x/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चल गया दैट x की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। अब नेक्स्ट वाला टर्म देखते हैं, dou(f/dou)y इज 0। जब आप dou(f/dou)y इक्वल टू 0 कह रहे हो, इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे y के साथ, तो x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। ठीक है, फिर y टू द पावर 4/4 इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आंसर हो जाएगा 4y³ डिवाइड बाई 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 2y/2 दैट इज इक्वल टू 0 एंड हेंस आई कैन से दैट y³ माइनस y इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफिकेशन में जाएगा अब। ठीक है, आई कैन से फर्दर y³ माइनस y इक्वल टू 0 है, तो y को कॉमन निकाला जा सकता है। सो y इंटू y² माइनस 1 इज 0। सो y इज 0, या फिर आप कह सकते हो y² माइनस 1 इज 0। ये a² माइनस b² का फॉर्म कह सकते हैं, एंड देन a माइनस बी इंटू a प्लस बी के हिसाब से यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है 1, -1। तो इन टोटल यहाँ पर y की 3 वैल्यू आ गए, 0, 1, -1। दिस आर दी वैल्यू। और x की तो एक ही वैल्यू थी, x की तो वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पर मेरे पास 3 स्टेशनरी पॉइंट बन गए, 3 स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास बन गए, 0, 0, 0, 1 एंड 0, -1। ऐसे 3 स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास बन गए। अब हमें चेक करना है ये 3 स्टेशनरी पॉइंट में से कितने स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे लोकल मिनिमा कहलाएंगे। ये सारे तो नहीं कहला सकते, या मे भी सारे हो भी सकते हैं। ओके, सो हाउ टू चेक? देन वी हैव स्टेप 2 फॉर इट। स्टेप 2 इज you have to find RT minus S square. What is R, T and S? तो यहाँ पर R होता है F को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू X, T होता है फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू Y, एंड S होता है फंक्शन को पहले X के साथ डिफ्रेंशिएट किया फिर Y को डिफ्रेंशिएट किया गया। ठीक है, तो जब मैं फंक्शन को 2 बार x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जब मैंने एक बार किया था डिफ्रेंशिएट तो आंसर आया था x, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करूँगा अब तो आंसर 1 आएगा, तो आंसर यहाँ पर 1 हो गया। अब फंक्शन को 2 बार y के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब मैंने एक बार y के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो ये आंसर आ रहा है विच इज़ y³ माइनस y। अब अगर मैं एक और बार y के साथ डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो आंसर आ रहा है 3y² माइनस 1। आंसर आ रहा है 3y² माइनस 1। अब फंक्शन को एक बार x के साथ डिफ्रेंशिएट करो और उसके बाद y के साथ, तो x को अगर मैं y के साथ डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो आंसर तो 0 आ जाएगा। सो s की वैल्यू आ रही है 0। ओके, तो यहाँ से पता चल गया मेरे को RT माइनस S स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है, द आंसर आई एम गेटिंग इज 3y² माइनस 1। ठीक है, और माइनस 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा, सो 3y² माइनस 1 ये मेरा आंसर आ रहा है। RT माइनस S स्क्वायर इज 3y² माइनस 1। अब मेरे को चेक करना है कि मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स पर RT माइनस S स्क्वायर कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा स्टेशनरी पॉइंट था 0, 0, तो उस केस में RT माइनस S स्क्वायर बिहेव कर रहा है 3 इंटू 0 माइनस 1 विच इज़ -1, तो नेगेटिव बिहेव कर रहा है। अगर RT माइनस S स्क्वायर इज़ लेस देन 0 तो फिर आपके पास नो मैक्सिमा नो मिनिमा है। वी डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा, वी डू नॉट हैव एनी मिनिमा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशनरी पॉइंट था दैट वाज 0, 1, इसमें RT माइनस S स्क्वायर बिहेव कर रहा है 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू +2। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, दिस मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा तो होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा था या मिनिमा था, तो आपको देखना पड़ेगा R, क्या R ग्रेटर देन 0 है एट द स्टेशनरी पॉइंट या लेस देन 0 है। तो वैसे तो R यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा है, अगर R ग्रेटर देन 0 है दिस मीन्स वी आर एट मिनिमा।
ठीक है, वी आर एट मिनिमा। नेक्स्ट स्टेशनरी पॉइंट देख लेते हैं 0,-1, उसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसा है, उसमें भी आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैक्सिमा मिनिमा तो होगा। अब कौन है मैक्सिमा या मिनिमा वो चेक करने के लिए आर से बात करनी पड़ेगी, और आर को स्टेशनरी पॉइंट पर देख रहे हैं तो अगेन वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स वी आर एट मिनिमा। सो मुझे लगता है आपको फाइनल आंसर मिल गया। नंबर ऑफ मिनिमास, 2 स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पर हमको मिनिमा मिल रहा है, सो द नंबर ऑफ मिनिमा इज 2। ठीक है, आप लिख सकते हो वी हैव 2 मिनिमा। सो फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। तो मुझे लगता है आपको ये कैलकुलस का सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमा, सबसे पहले हमने स्टेशनरी पॉइंट निकाला, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला, फिर उसके बाद हमने स्टेशनरी पॉइंट को आर टी माइनस एस स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट किया, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 वो फिगर इट आउट करने की कोशिश किया, और उसके बाद क्राइटेरियाज मैच करते गए और आंसर बनता गया। सो दैट्स इट, आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2020 के मैथ्स क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अगेन कैलकुलस से आ रहा है। द क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द रियल लाइन सच दैट फॉर एनी एक्स इंटीग्रल 0 to x square f of t dt is equal to x square into 1 plus x square then f of 2 is what। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर वो कह रहे हैं पहले आप फंक्शन f of x निकालो, उसके बाद आप x को 2 रखो, फिर मेरे को बताओ जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। NET क्वेश्चन था 2 मार्क का, सो हेंस वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट दुविधा वाली बात यह है वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस फंक्शन, f of x बी अ कंटिन्यूस फंक्शन बट आई डू नॉट नो व्हाट इज दिस फंक्शन एक्चुअली। तो एक तरीका क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, आइदर आप अज्यूम कर लो f ऑफ t, फिर सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो। दूसरा तरीका है यूज द लेबिनेट्स टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लेबिनेट्स, ठीक है, लेबिनेट्स टेक्निक, आई कैन से डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो फिर सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दी साइड, लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस प्रकार बन रहा है एंड राइट हैंड साइड बनेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द लेबिनेट्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज, वो कहते हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना इस चीज़ का, तो अपर लिमिट का पहले डेरिवेटिव निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर फंक्शन में t की जगह अपर लिमिट रखना है, सो इट इज़ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर 0 है, फिर फंक्शन में t की जगह लोअर लिमिट रखना है, बट 0 इंटू एनीथिंग द आंसर इज 0 तो लिखने का जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। चलो अगर रीअरेंज कर लेते तो आंसर मिल जाना चाहिए। अब रीअरेंज करने पर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बन रहा है, डिवाइड बाई 2x किया मैंने ऑन बोथ दी साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड इज 1 प्लस 4x क्यूब बाई 2x, इट इज़ 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 2 ताकि हम कह सके हमें f ऑफ 2 मिल जाएगा। जैसे ही मैंने x स्क्वायर की जगह 2 रखा, आई एम गेटिंग 1 प्लस 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 4 विच इज़ 5। तो 5 हमारा आंसर यहाँ पर निकल करके आ रहा है। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था जो बड़े आसानी से बन जाता है अगर आपको लेबिनेट्स पता है। लेबिनेट्स नहीं पता तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन से जाइए या फिर दूसरी तरकीब का इस्तेमाल कीजिए टू गेट द आंसर। मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में भी सोच सकते हो, इट्स ऑल्सो गुड अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2020 के मैथ्स क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस। ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है। लेट वी बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप माइनस बी जेड जे कैप प्लस सी वाई के कैप बी अ वेक्टर फील्ड हुज कर्ल इज 0, देन नेसेसरीली कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो MCQ क्वेश्चन हो गया, बड़ा सिंपल सा MCQ क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको कर्ल के बारे में पूछा गया है। द वेक्टर फील्ड हुज कर्ल इज 0, कर्ल इज 0 का मतलब डेल क्रॉस वी बार इज इक्वल टू 0 बार। डेल क्रॉस वी बार सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट ओपन करना होता है, सो डिटर्मिनेंट इज आई कैप जे कैप के कैप, डेल के कोएफिशिएंट्स डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड, वी बार के कोएफिशिएंट ये रहे आपके सामने ए एक्स, उसके बाद माइनस बी जेड, उसके बाद सी वाई, दैट इज इक्वल टू 0 बार। तो अगर आप ये डिटर्मिनेंट ओपन करोगे आई कैप इंटू ये रहा उसके रिस्पेक्ट में 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्रिस क्रॉस अप्रोच से, सो डिफ्रेंशिएटिंग सी
y with respect to y, the answer is C. Differentiating minus bz with respect to z, the answer is minus b. ठीक है, इस हिसाब से आंसर इज c प्लस बी आ रहा है. इस हिसाब से क्रिस क्रॉस अप्रोच के हिसाब से आंसर इज c प्लस बी आ रहा है. अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, माइनस जे कैप इंटू जे कैप. अगर मैं देख रहा हूँ फिर रिस्पेक्टिव 2x2 ओपन करना है. ठीक है, उसमें तो कुछ आंसर नहीं आ रहा, उसमें तो आंसर 0 आ रहा है. सो जे कैप के रिस्पेक्ट में क्रिस क्रॉस मेथड से आंसर 0 आ रहा है. अब के कैप के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है. एलिमिनेट कॉलम, एलिमिनेट रो, इस 2x2 को ओपन करना है. अगेन इसमें भी आंसर 0 आ रहा है. सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर. आंसर इज़ 0. इफ़ दैट इज़ द केस तो फिर हमें कंपेयर करना था ये वाला डिटर्मिनेंट का जो आंसर है विथ 0 बार. सो आई कैप सी प्लस बी माइनस 0 और ये सब 0, दैट इज़ कंपेयर्ड विद द 0 बार. सो हम ये कह सकते हैं दैट c प्लस बी इज़ 0. इफ़ c प्लस बी इज़ 0, इसका मतलब c इज़ इक्वल टू माइनस बी. c इज़ माइनस बी या b इज़ माइनस c कहो, वन इन दी सेम. ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर. सो कर्ल का सिंपल मतलब होता है डेल क्रॉस वी बार. ठीक है, वो कह रहे हैं कर्ल इज़ 0, सो डेल क्रॉस वी बार इज़ 0 बिकॉज दिस फील्ड इज़ यू कैन से इट एज जब भी कर्ल 0 होता है तो सबसे पहले तो वो रिजिड बॉडी है, देयर इज़ नो रोटेशन. तो इस फील्ड में देयर इज़ नो रोटेशन, इट्स कंजर्वेटिव फील्ड. ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर होता तो रिजिड वेक्टर कह सकते या हम कह सकते सॉलिड बॉडी. ठीक है, बट ये तो एक फील्ड है ना एक्स वाई जेड में, इसके लिए हमको कंजर्वेटिव फील्ड कहना पड़ेगा. दैट इज़ द राइट वर्ड. एंड उसके बाद आपने ये चीज़ बिल्कुल आराम से सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट को ओपन किया, फिर राइट हैंड साइड से कंपेयर भी कर दिया. राइट हैंड साइड वॉज 0 बार, तो जैसे आपने कंपेयर किया सो c प्लस बी 0, तो c की आंसर आ गई माइनस बी. एंड हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2020 के मैथ्स क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड से है. ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, ध्यान से देखना. लेट x0, x1, x2 एंड सो ऑन बी द सीक्वेंस जनरेटेड बाय न्यूटन रैमसन मेथड. अप्लाई टू द फंक्शन f of x is equal to x cube minus 2x plus 2 with x0 equal to 1, then the sequence option A converges to 0, option B becomes unbounded, option C converges to a root of f of x, या फिर ऑप्शन डी डज नॉट कन्वर्ज. वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करें. ओके, लेट अस सी दी सोल्यूशन. वो कहते हैं आपको यूज़ करना है न्यूटन रैमसन मेथड. येस, यू हैव टू यूज़ न्यूटन रैमसन मेथड. और यहाँ पर गिवन पार्ट में देखना f of x दे रखा है x क्यूब माइनस 2x प्लस 2 एंड इनिशियल गेस दे रखा है 1. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन रैमसन मेथड the algorithm is x subscript n plus 1 is equal to x subscript n minus f of x subscript n divided by f dash of x subscript n. ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन रैमसन मेथड का फॉर्मूला है. अब यहाँ पर पहला इटरेशन करते हैं. जब मैं पहला इटरेशन कर रहा हूँ तो मैं n को 0 रखूँगा. n को 0 रखने पर मुझे मिल रहा है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट. तो हमेशा हमें 3 चीज़ें चाहिए. एक है x की वैल्यू, दूसरा है फंक्शन उस पॉइंट पर कैसे बिहेव कर रहा है, फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर कैसे बिहेव कर रहा है. तो हमेशा 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी. सो लेट अस एनालाइज गिवन पार्ट से क्या वो चीज़ें निकल सकती है. बिल्कुल गिवन पार्ट से वो चीज़ें निकल सकती है. वो कह रहे थे यहाँ पर दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2. ओके, तो अगर मैं डेरिवेट करता हूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2. उन्होंने कहा था यहाँ पर कि x नॉट की वैल्यू है 1. देयरफॉर हमारे प्रीवियस वाले फॉर्मूला के हिसाब से x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट. एक्स नॉट की जगह हम रखेंगे 1. सो आई विल गेट x1 इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ 1. एफ ऑफ 1 निकाला जा सकता है विद दिस इक्वेशन. x की जगह 1 रखिएगा और आपको मिलेगा एफ ऑफ 1. और यहाँ पर एफ डैश ऑफ 1 निकालने के लिए x की जगह 1 रखिए एंड यू विल गेट एफ डैश ऑफ 1. चलिए, तो फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद चीज़ें क्या बन रही है 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ x में हमको मिल रहा है 3 इंटू 1 माइनस 2. ओके, तो यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज़ 0. चलो, तो यहाँ पर मेरा कंक्लूजन बना कि x नॉट की वैल्यू थी 1. हमने पहला इटरेशन किया, पहला इटरेशन करने के बाद हमको x1 की वैल्यू मिल रही है 0. तो यहाँ पर आंसर तो कन्वर्ज नहीं हुआ. पहले अगर आपका 1 था बाद में भी 1 आ रहा है, इसका मतलब आपका रूट वो हो गया. तो यहाँ पर तो रूट
ना तो 1 है ना तो 0 है, तो और इटरेशन करने पड़ेंगे टू मेक श्योर हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, सेकेंड इटरेशन करेंगे। पहले इटरेशन में तो आ गया x1 की वैल्यू 0। अब देखते हैं अगला इटरेशन करने पर x2 की वैल्यू क्या निकल करके आती है। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू दी एल्गोरिदम में हम n की जगह 1 रखेंगे और फिर हमको मिलेगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ x1। अब यहाँ पर आप जान चुके हो कि x1 की वैल्यू हमको मिली थी 0, x1 की वैल्यू 0 है। अब फंक्शन में x की जगह 0 लिखो और फिर f ऑफ x1 निकालो और f डैश ऑफ x में x की जगह 0 रखो और यहाँ पर f डैश ऑफ x1 निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मुझे मिलता है 0 माइनस 2 बाई -2 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2/2 दैट इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर मुझे x2 की वैल्यू मिल चुकी है 1। अब यहाँ पर एक समस्या है, ध्यान से देखना। समस्या क्या है, पहले मेरे पास x0 की वैल्यू 1, उसके बाद x1 की वैल्यू 0। अब x2 की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ x2 की वैल्यू 1 है। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं ये कन्वर्ज होना ही नहीं चाहता, ये स्विच हो रहा है 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से 1। कैन यू सी दैट, 1 से 0, फिर उसके बाद 0 से 1। अब ये कंफर्म करने के लिए एक और इटरेशन कर लेते हैं एंड लेट अस सी क्या ये स्विच होते जा रहा है, इज ए नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ज। लेट अस डू द फाइनल इटरेशन एंड लेट अस फिगर इट आउट क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे एक और इटरेशन, हम रखेंगे n को 2 और हम निकालेंगे x3। ठीक है, x2 की तो वैल्यू आ गई, अब हम x3 निकालेंगे। x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ x2। x2 की वैल्यू हमें मिली थी 1, सो 1 माइनस फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे तो हमको मिल रहा है 1 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। ओके, फाइनल आंसर जो आ रहा है 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो x3 की वैल्यू निकल करके आ रही है 0। अब मैं कंफर्म हो सकता हूँ। माई कंक्लूजन इज x0 की वैल्यू थी 1, x1 की वैल्यू आ गई 0, फिर x2 की वैल्यू आ गई 1। अब फाइनली लास्ट इटरेशन में x3 की वैल्यू भी आ गई 0। देख पा रहे हो, x3 की वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब ये कन्वर्ज होना ही नहीं चाहता, ये फंक्शन न्यूटन रैमसन मेथड से कन्वर्ज होना ही नहीं चाहता। व्हेन यू टेक द इनिशियल गेस x0 इक्वल टू 1, इसका मतलब द आंसर इज डज नॉट कन्वर्जेस। कौन सा ऑप्शन था, डज नॉट कन्वर्जेस? डज नॉट कन्वर्जेस वॉज ऑप्शन डी। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया। तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2020 के मैथ्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द सीरीज समेशन n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल इज व्हाट? ऑप्शन ए कन्वर्जेस फॉर ऑल z, ऑप्शन बी converges for mod z is less than equal to 1 and diverges for mod z is greater than 1. Option C converges for z is equal to 0 and diverges for any z not equal to 0. या फिर ऑप्शन डी converges for mod z less than 1 and diverges for mod z greater than equal to 1. तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलिए देखते हैं सल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट, कन्वर्जेंस टेस्ट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इनके हिसाब से अगर हम एक रेशियो लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 डिवाइड बाय u सबस्क्रिप्ट n, और इसकी वैल्यू आती है लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या हो सकता है? ये लैम्डा हो सकता है आइदर लेस देन 1, या हो सकता है ग्रेटर देन 1, या ये हो सकता है इक्वल टू 1। अगर ये लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब द आंसर इज कन्वर्जेंट। ओके, अगर ये लेस देन 1 हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? कन्वर्जेंट। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंट। और अगर इक्वल टू 1 हो गया तो ये मेथड फेल हो जाता है, वी कान कंक्लूड आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं एंड लेट अस चेक कि आंसर क्या निकल करके आता है। सबसे पहला पॉइंट, u सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 कैसे निकालेंगे? ये पूरे टर्म को आपको u कंसिडर करना है। दिस कंप्लीट थिंग इज u। ओके, u सबस्क्रिप्ट n कह लीजिए क्योंकि n के टर्म्स में है, तो ये पूरा टर्म है u सबस्क्रिप्ट n। तो u सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 क्या होगा? जस्ट रिप्लेस n विथ n प्लस 1। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं,
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको मिलता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z टू द पावर 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल। और अब डिवाइड करना है यू एन के साथ, सो z टू द पावर 2n डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल। ओके, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ z टू द पावर 2n इंटू z टू द पावर 2। इंडाइसिस की मदद से हम न्यूमरेटर को इस प्रकार कह सकते हैं z टू द पावर 2n इंटू z टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में z टू द पावर 2n भी है, और ये जो डिवाइड बाई ये जो 2n फैक्टोरियल था ना, ये वाली जो चीज़ ये जाएगी न्यूमरेटर में, ठीक है, ये वाली चीज़ जाएगी न्यूमरेटर में, तो बनेगा 2n फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर एक डायरेक्ट चीज़ कैंसिल हो रही है, देखो ध्यान से, z टू द पावर 2n इज कैंसिल डायरेक्टली। अब इस चीज़ को हम एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं ताकि आई विल चेक इससे कैंसिल हो पा रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करते हैं एंड वी विल गेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z स्क्वायर डिवाइड बाई 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 और पीछे जाते, सो 2n फैक्टोरियल, यस। और यहाँ पर था 2n फैक्टोरियल एंड नीचे तो वो कैंसिल हो चुका था 1, इंडीड यस, वो कैंसिल हो चुका था। तो फाइनली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है। एंड नाउ इफ़ यू सॉल्व दिस लिमिट, ये लिमिट सॉल्व करने पर मज़े वाली बात देखना, ये न्यूमरेटर में तो z है, दैट इज़ अ नंबर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में n की जगह जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा इन्फिनिटी। सो z स्क्वायर बाई इन्फिनिटी, द आंसर इज 0। इसका मतलब द आंसर कन्वर्जेस फॉर ऑल z। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, कन्वर्जेस फॉर ऑल z, ठीक है। तो ऑप्शन ए वही कह रहा था, कन्वर्जेस फॉर ऑल z, कोई रोक टोक नहीं है। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आपको इस्तेमाल करना था, लिमिट सॉल्व करना था टू गेट दी आंसर। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। ये चीज़ मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज कैलकुलस में भी पढ़ा है, वहाँ पर हम कॉशी टेस्ट करते हैं, ठीक है, रेशियो टेस्ट करते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डन देयर ऑल्सो। बिल्कुल वहाँ से कनेक्ट करते हुए ये चीज़ भी है। ओके, मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टिल देन टेक केयर। तो चलिए देखते हैं गेट एक्सी 2020 के मैथ्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लीनियर अलजेब्रा चैप्टर से है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। लेट ए बी अ 4x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड लेट बी बी अ 4x1 कॉलम वेक्टर, देन Ax इज इक्वल टू बी हैज़ ऑप्शन ए अ सोल्यूशन फॉर एवरी बी, ऑप्शन बी नो सोल्यूशन फॉर सम बी, ऑप्शन सी अ सोल्यूशन ओनली व्हेन बी इज 0, या फिर ऑप्शन डी अ सोल्यूशन इफ B and column of A matrix form a linear independent set। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन पार्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। वो कह रहे हैं हमारे पास सिस्टम है Ax इक्वल टू बी, ये हमारे पास सिस्टम है Ax इज इक्वल टू बी, जहाँ पर A की साइज़ 4x3 है और वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, एंड B की साइज़ जो है वो है 4x1 कॉलम वेक्टर। ओके, A की साइज़ वो कह रहे हैं वी हैव 4x3, B की साइज़ है 4x1। तो बताइए X की साइज़ क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट, X की साइज़ होनी चाहिए कंपलसरी 3x1। अगर X की साइज़ 3x1 है तभी तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आप कह सकते हो द आंसर इज़ 4x1। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनता है। द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज x की साइज अगर 3x1 है तो हमारे पास है 3 अननोन वेरिएबल्स। वी हैव 3 अननोन वेरिएबल्स, लेट अस से x y z। बट यहाँ पर a के पास 4 इक्वेशन है। यस, a के पास 4 इक्वेशन है। इसका मतलब ये सिस्टम ओवर डिटरमाइंड सिस्टम है, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। अब कोई कहेगा सर व्हाट इज दिस ओवर डिटरमाइंड सिस्टम? देखो, एक होता है नॉर्मल सिस्टम कि अगर आपके पास 3 अननोन है तो 3 वेरिएबल काफ़ी है टू गेट दी अननोन्स। अगर 2 वेरिएबल अननोन होते तो 2 इक्वेशन काफ़ी है ना टू गेट दी अननोन की वैल्यू। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 3 वेरिएबल अननोन है और आपको दिया है 4 इक्वेशन। अब 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन काफ़ी हो जाते हैं, 4 दे दिए तो ये ओवर
इक्वेशंस दे दिए, इसका मतलब ओवर डिटरमाइंड कर दिया, सो ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। बात क्लियर हो गई? ओके, तो ओवर डिटरमाइंड सिस्टम की एक खासियत है, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम में भी जो सोल्यूशन होते हैं उसमें आपके पास नो सोल्यूशन पाया जाता है, उसमें भी यूनिक सोल्यूशन होता है, उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, जैसे एक नॉर्मल सिस्टम में होता है ना। नॉर्मल सिस्टम में ये 3 सोल्यूशंस आपको मिलते हैं। प्रोवाइडेड बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। देखो बी पर कोई टिप्पणी नहीं की है, पूरे क्वेश्चन में ए पर कहा गया है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट बी को नहीं कहा गया है कि बी इज़ कंपल्सरी जीरो। देख पा रहे हो, बी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, इसके लिए आपको कहना चाहिए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और बी मे बी इक्वल टू जीरो, हमको पता नहीं, ठीक है। अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये कंडीशन, अगर कोई कहेगा सर बी इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर क्या होगा, देख लेना ध्यान से। सिनारियो नंबर 2, अगर b इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारे पास हो जाएगा होमोजीनियस सिस्टम, और होमोजीनियस सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बस 2 ही प्रकार के सोल्यूशन होते हैं। ओके, तो दोनों केसेस इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, अ सोल्यूशन फॉर एवरी बी, ये गलत हो गया ना। अगर आपके पास ओवर डिटरमाइंड सिस्टम है, अ सोल्यूशन फॉर एवरी बी कैसे होगा? ये देखो नो सोल्यूशन वाला केस भी आ रहा है, नो सोल्यूशन वाला केस भी आ रहा है, सो वी वोंट गेट सोल्यूशन फॉर एवरी बी। जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट नहीं आता, एक सिंपल सा एनालॉजी भी दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। द एग्जांपल इज, एक जगह आप कहते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, दूसरी जगह एक सिस्टम है जो कहता है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अब देखना यहाँ पर, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ दी साइड विथ 5, आई एम गेटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 5। गलत नहीं हो गया? ऊपर आप कह रहे हो कि x प्लस वाई इज़ 10, नीचे कह रहे हो x प्लस वाई इज़ 5, तो ये सिस्टम में एक इनकन्सिस्टेंसी है। ऊपर आंसर 10 आता है, नीचे आंसर 5 आता है, तो ये इक्वेशन इनवैलिड है, ये सिस्टम एक इनवैलिड सिस्टम है, हेंस हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सो ये केस है नो सोल्यूशन का। अच्छा, कल्प्रिट कौन था? क्या कल्प्रिट लेफ्ट हैंड साइड था, x प्लस वाई? नहीं, ये तो अपना काम कर रहे, वेरिएबल ऐड हो रहे। कल्प्रिट था राइट हैंड साइड, कल्प्रिट था राइट हैंड साइड, इसका मतलब b was the culprit. So for every value of b we won't get a solution. b was the culprit in the non-homogeneous system. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ऑप्शन बी कहता है नो सोल्यूशन फॉर सम बी, ये करेक्ट है ना, अभी देखा हमने, नो सोल्यूशन फॉर सम बी। कोई अगर आपसे कह दे 5x प्लस 5 इज 25, ये 25 कहना गलत है, सो नो सोल्यूशन फॉर सम बी मेक सेंस, ऑप्शन बी कैन बी राइट। बाकी भी देखते हैं। ऑप्शन सी, अ सोल्यूशन ओनली व्हेन बी इज जीरो, ये भी गलत हो गया। आपको सोल्यूशन तो मिल रहा है, जब बी जीरो है आपको सोल्यूशन है, बट ओनली कहना गलत है ना, ओनली कहना गलत है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस में भी तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यू आर गेटिंग अ सोल्यूशन। इसके लिए ये ओनली टर्म की वजह से ये ऑप्शन सी ने गड़बड़ कर दी, नहीं तो ऑप्शन सी मस्त था, अ सोल्यूशन व्हेन बी इज जीरो। ये MSQ होता ना तो ये ओनली को हटाया जाता, और MSQ में फिर ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होता कि अ सोल्यूशन व्हेन बी इज जीरो। ओके, MSQ नहीं है ना, ये क्वेश्चन MCQ है, इसलिए ये ओनली वर्ड का जिक्र किया गया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, अ सोल्यूशन इफ बी एंड द कॉलम ऑफ ए फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखो यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन में दोनों में जो डिपेंडेंसी होती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। द मैट्रिक्स ए एंड द मैट्रिक्स बी के आपस में जो रिलेशनशिप है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले होते हैं फॉर यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं वी विल गेट अ सोल्यूशन इफ बी एंड कॉलम ऑफ ए फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये कहना गलत है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में येस यू विल गेट अ सोल्यूशन, बट व्हाट अबाउट नो सोल्यूशन? नो सोल्यूशन में यू वोंट गेट अ सोल्यूशन, स्टिल योर क्राइटेरिया इज मैचिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी कहानी समझ में आई, वाई ऑप्शन बी इज़ राइट। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन।